मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम बीएड सेमेस्टर डीएलएड यूपीटेट सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न सृजनशील बालक या सृजनशीलता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें सृजनशील बालक किसे कहते हैं या सृजनशीलता किसे कहते हैं, तो मित्रों ध्यान दीजिए, सामान्य अर्थों में परंपरा से अलग कुछ भी कर देना सृजनशीलता है। जैसे कोई नया विचार देना, कोई नई वस्तु बना देना या किसी कार्य को एक नए तरीके से करके पहले से कम समय लेना क्या है? सृजनशीलता है। जैसे कि मित्रों कोई भी बालक हो गया, किसी भी विषय वस्तु को जब वह अपने विचार के द्वारा, अपने सोच के द्वारा नए ढंग से कार्य करके, रचना करके सृजन करता है, नई विषय वस्तु का निर्माण करता है, ऐसे बालक को हम सृजनशील बालक कहते हैं। जैसे कि मित्रों हम क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या कर दें कि रोटी बने अमेरिका में लेकिन उसकी खुशबू आए टीवी से इंडिया में, तो यह क्या है? सृजनशीलता है, नई सोच है हमारी। तो दोस्तों इसे हम सृजनशीलता कहते हैं या सृजनशील कहते हैं कि कोई भी विषय वस्तु हो, चाहे वह सिद्धांत हो या चाहे वस्तु हो, उसको नए तरीके से, नए ढंग से बना देना, नई विषय वस्तु बना देना क्या है? सृजनशीलता है। और दोस्तों कोई भी क्रियाकलाप चल रही है, जैसे कि ट्रेन की स्पीड अभी लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, लेकिन हम उसमें ऐसा क्या कर दें कि ट्रेन की स्पीड 1500 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगे, तो यह क्या है? यह दोस्तों है सृजनशीलता। यह क्या है? यह है नया विचार। तो इसे दोस्तों जो पहले से काम करने के तरीके में के समय में कमी लाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? सृजनशीलता कहते हैं। जो बालक ऐसा करते हैं ऐसे बालक को सृजनशील बालक कहते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए, परिभाषा है क्रो एंड क्रो के शब्दों में। सृजनशीलता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, मौलिकता क्या है? मौलिकता है किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की क्षमता को मौलिकता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी बच्चा हुआ, जब वह उस विषय वस्तु को स्वयं के द्वारा गढ़ता है, स्वयं के द्वारा निर्माण करता है, स्वयं के द्वारा किसी भी आविष्कार करता है या खोजता है, उसे मौलिकता कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु को मूल तत्व में प्रदर्शित करना क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं। लेकिन कोई भी विषय वस्तु हुआ, उसे कोई व्यक्ति बनाता है। तो दोस्तों सृजनशीलता क्या है? मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करती है। यह कैसी क्रिया है? यह एक मानसिक क्रिया है। अब मित्रों ध्यान दीजिए, जेम्स ड्रेवर महोदय के शब्दों में परिभाषा है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना, नवीन उत्पादन से जुड़ी है। ठीक मित्रों, वही बात जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि जो सृजनात्मकता है यह कोई भी विषय वस्तु हो गया, कोई भी सिद्धांत हो गया, नवीन रचना से जुड़ी है, नए ढंग से कार्य करने के लिए जुड़ी है। नवीन उत्पादन यानी कि नए कोई भी विषय वस्तु है लेकिन उसका उत्पादन कोई एक व्यक्ति जो स्वयं करता है, नए ढंग से करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। और जो बालक करता है उसे सृजनशील बालक कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, गिलफोर्ड के शब्दों में परिभाषा है, सृजनात्मकता वह क्रिया है, सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, जैसे विचार, वस्तु, जिसमें पुराने तत्वों नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यह एक नवीन सृजन है जो किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे कि मित्रों जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तभी वह कोई नया आविष्कार करता है। जैसे कि मित्रों सृजनशीलता क्या है या सृजनात्मकता क्या है? गिलफोर्ड महोदय वही कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, कोई नई विषय वस्तु बनाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं या सृजनशीलता कहते हैं। चाहे वह विचार हो आपके, चाहे सिद्धांत हो, चाहे थॉट्स हो किसी भी विषय वस्तु के बारे में, या कोई नई वस्तु आप बना दे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं सृजनशीलता। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुराने तत्वों नवीन तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है।
यदि कोई पुराना विषय वस्तु हो लेकिन उसमें आप अपना भी विचार देकर उस विषय वस्तु को आसानी से प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप अपनाते हैं उसे भी हम दोस्तों सृजनशीलता कहते हैं। बस मित्रों, सृजनशीलता हम उसे नहीं कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि भारत का मैप जो पहले बनाया हम वो वही मैप अपने उतार दे, तो इसे हम सृजनात्मकता नहीं कहेंगे, इसे हम कॉपी करना कहेंगे दूसरे का। अब मित्रों ध्यान दीजिए, सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं। यहाँ पर मित्रों पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। जो तत्व बताए हैं यह है धारा प्रवाह, विविधता, विस्तारण, मौलिकता, और जो कि एक दूसरे से सीक्वेंस के रूप में जुड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे कि कोई जो सृजनशील बालक नहीं है, जो बालक पढ़ने में कमजोर है या मंद बुद्धि का बालक है या सृजनशील बालक नहीं है, लेकिन आप उसे यदि कह देते हैं कि आप भैया भारत के संविधान पर पढ़ाइए, तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वह क्या करेगा, 1 पेज 2 पेज रट्टा मार लेगा और आ जाएगा पढ़ाने के लिए। तो जब तक वो उसका रटा रटाया ज्ञान यहाँ पर उपस्थित रहेगा, वह बोलता रहेगा, जैसे ही उसका रटा रटाया ज्ञान खत्म होगा तो क्या होगा, बोर्ड पर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जबकि मित्रों यहाँ पर जब सृजनशील बालक होगा, सृजनशील बालक को यदि वही संविधान भारत का पढ़ाने का कह दिया जाए तो वह जैसे ही बोर्ड पर आएगा वह उस विषय वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानकारी तो प्राप्त किया रहेगा, लेकिन मित्रों जहाँ पर वह अटकेगा वह दूसरा रास्ता अपना लेगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए किन किन विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालने के लिए यदि उसे बात कह दी जाए तो वह कोई नया तरीका से संविधान को बताने का प्रयास करेगा। तो मित्रों यह क्या है, धारा प्रवाह है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच एक कड़ी को जोड़ते रहना और उस कड़ी को जब तक वह चाहे अपना नया विचार देकर उसे तैयार करते रहे, यह क्या है, धारा प्रवाह है। विविधता क्या है मित्रों, ध्यान दीजिए, जब आपका धारा प्रवाह बन जाएगा भारत के संविधान पर पढ़ाने के लिए, तो दोस्तों जो सृजनशील बालक होगा क्या वह सिर्फ एक ही विधि के द्वारा आपको पढ़ाएगा, क्या आपको एक ही शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाएगा? नहीं, जो सृजनशील बालक होगा वह आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, अलग अलग शिक्षण विधियां लेकर पढ़ाएगा। और मित्रों अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, विस्तारण। विस्तारण का मतलब होता है व्याख्या देना। देखिए मित्रों, जो सृजनशील बालक आपको भारत के संविधान के बारे में पढ़ा रहा होगा वह प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग व्याख्या करेगा, विस्तार करेगा, जबकि दोस्तों जो सृजनशील बालक नहीं होगा वह प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार नहीं कर पाएगा। और दोस्तों जो सृजनशील बालक होगा वह प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार करते हुए प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग विचारों के द्वारा अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करके अपने शब्दों में अपने मस्तिष्क के द्वारा नए नए शब्दों को गढ़कर आपके सामने सरल भाषा में भारत के संविधान को पढ़ाने का प्रयास करेगा। इसे ये क्या कहते हैं, सृजनशील बालक कहते हैं। अब मित्रों चौथे पॉइंट पर आते हैं, मौलिकता। मौलिकता की बात करें तो मित्रों जो वह सृजनशील बालक है अपने नए ढंग से पढ़ाने का उसका जो तरीका होगा वह जिस प्रकार से आपको समझाएगा कि आप सरल भाषा में समझ जाएंगे, यह क्या रहेगी, यह रहेगी उसकी अपनी एक मौलिकता। अब मित्रों हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सृजनात्मक तत्व क्या है, किस लिए है और कैसे हैं। अब देखिए मित्रों हम बात करते हैं सृजनात्मकता के चरण की बात करें तो ग्राहम वाल्स एवं काफमैन ने सृजनात्मक चिंतन के लिए 4 चरण बताए हैं। और यह जो 4 चरण है मित्रों यह एक दूसरे से इस प्रकार सीक्वेंस में बंधे हुए हैं कि एक गड़बड़ हो जाएगी तो आपके मस्तिष्क में नहीं आएगी क्या, सृजनात्मकता। तो मित्रों यह पहला चरण है आयोजन, जिसे हम कहते हैं तैयारी या प्रिपरेशन। दूसरा पॉइंट है उद्भवन, जिसे कहते हैं सुप्तावस्था। तीसरा पॉइंट है उद्भाषण, जिसे हम कहते हैं प्रकाशन। और चौथा पॉइंट है मित्रों सत्यापन या मूल्यांकन। देखिए मित्रों आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार या सिद्धांत क्या रोज रोज आता है? नहीं, यह कभी कभी आता है। कोई भी सूझ अचानक आती है। तो मित्रों आप ध्यान दिए होंगे कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, क्या न्यूटन ने सेब को गिरते ही कहा कि यह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी पर आया? सेब ने तुरंत क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, ए लो गुरुत्वाकर्षण का नियम, सेब नीचे गिर गया। जेम्स वाट ने जब भाप से ऊपर जाते हुए तसली को देखा तो क्या उसने तुरंत कह दिया ए लो भाप के कारण आपके जेम्स वाट ने भाप का नियम बनाया? नहीं मित्रों, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब न्यूटन ने
सेब को गिरते हुए पृथ्वी पर देखा तो उसके मस्तिष्क में यह विचार चला होगा कि सेब क्यों ऊपर नहीं गया, सेब क्यों धरती पर ही आया, सेब क्यों तिरछा नहीं भागा, सेब क्यों विपरीत दिशा में नहीं गया। तो दोस्तों यह सब क्या है, सबसे उसके मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आएगा, आयोजन आएगा, तैयारी आएगा। और दोस्तों जब यह उसके मस्तिष्क में आएगा तो वह तुरंत ही गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं दे देगा। उसके मस्तिष्क में पहले यह बात कई दिनों तक चलती रही होगी, जिसे हम कहते हैं उद्भवन या सुप्तावस्था। सुप्तावस्था का मतलब है कोई भी विषय वस्तु आपके मस्तिष्क में बहुत दिनों तक पड़ी रहेगी, दबी अवस्था में आप उस पर विचार मन में ही, मस्तिष्क में ही करते रहेंगे कि हाँ सेब क्यों ऊपर नहीं गया, क्यों नीचे ही आया, क्या क्यों बगल नहीं गया, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा बल है जो खिंचाव के कारण सभी वस्तुओं को अपने पास खींचता है। इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, सुप्ता अवस्था कहते हैं। फिर इसके बाद मित्रों अगले चरण की बारी आती है उद्भाषण या प्रकाशन। उद्भाषण या प्रकाशन में दोस्तों यह बताया गया कि जब न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते देखा और जब सभी मन में अपने यहाँ तक जब सुप्ता अवस्था में था, सब सोच विचार कर लिया, तो उसके दिमाग की बत्ती का एक जली वह कहा कि पृथ्वी पर कोई भी बल है जो कि सभी वस्तुओं को अपनी तरफ से आकर्षित करती है, खींचती है, जिसमें उसने क्या नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल, जिसे दोस्तों उद्भाषण या प्रकाशन कहते हैं। यानी कि सूझ आपके मस्तिष्क में एकाएक आ जाएगी, अचानक आ जाएगी। इसे सृजनात्मकता आपके मस्तिष्क में कैसे आएगी, अचानक आएगी, जिसे उद्भाषण या प्रकाशन कहेंगे। आपके दिमाग की बत्ती जलना भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप पर पहुंचेंगे और उसका क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो यह सेब पृथ्वी पर गिरा, जो यह गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, क्या एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, इंडिया में ऊपर तो नहीं जा रहा है, अमेरिका में नीचे आ रहा है, किसी स्थान पर बगल तो नहीं जा रहा है, क्या यह सभी के लिए समान है। तो जब मित्रों इसका परीक्षण किया जाएगा, सभी के लिए एक समान रिजल्ट किसी भी अवस्था में पाए जाएंगे तो उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन कई बार किया जाएगा, सत्यापन में उसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा। तो मित्रों यह सृजनात्मकता के 4 चरण थे कि सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु के प्रति हम तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद वह विषय वस्तु के प्रति जो हमारी अवधारणा बनती है वह मस्तिष्क में कई दिन तक सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं, अचानक उसका सूझ आता है, अचानक ही मस्तिष्क में आती है क्या, सृजनात्मकता, जिसे उद्भाषण या प्रकाशन कहते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा सूझ आ जाता है तो हम उस पर कई बार प्रयोग करते हैं, उसका रिजल्ट चेक करते हैं। जब वह रिजल्ट हमेशा ही सत्य आता है तो उसे हम सत्यापन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यह मित्रों था सृजनात्मकता के चरण की। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले है सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, यानी कि सृजनात्मकता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, चाहे वह व्यक्ति प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वह छोटा बालक हो, चाहे वह बड़ा बालक हो। दूसरा पॉइंट है मित्रों सृजनात्मकता खुले विचारों वालों में होती है, यानी कि जो अपना दिमाग ज़्यादा चलाता है, जो सभी ढंग से क्रियाकलापों को करने के लिए सोचता है, वह खुले विचारों वाले व्यक्तियों में सृजनात्मकता आती है। तीसरा पॉइंट है सृजनात्मकता में कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कुछ भी विषय वस्तु को नए तरीके से बना देना, नए सिद्धांत देना, यानी कि सृजनात्मकता जो होती है वह नया करने पर बल देती है, नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा पॉइंट है सृजनात्मकता जन्मजात या प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है। देखिए मित्रों सृजनात्मकता आपके जन्मजात होती है, लेकिन दोस्तों यह प्रकृति प्रदत्त भी होती है। कोई भी बालक पेट से सीख कर नहीं आता, लेकिन सृजनात्मकता जन्मजात हो सकती है। वैसा वातावरण यदि बालक पा जाएगा तो वह नए कार्य को कर लेगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता का विकास बहुत तेजी से होगा और यह प्रकृति प्रदत्त भी होती है। पांचवा पॉइंट है मित्रों सृजनात्मकता में अहम का समावेशन होता है। अहम का मतलब होता है मित्रों, एक बार से हम कह सकते हैं, यहाँ पर 2 उदाहरण हम आपको लेकर समझाएंगे कि सृजनात्मकता में अहम का समावेशन होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना नए कार्य को करेगा और वह नया सिद्धांत देगा तो उसे अहम का मतलब यहाँ पर घमंड भी होता है, उसे इस बात का घमंड होगा कि हम इस कार्य को हमने किया है। और मित्रों सृजनात्मकता में अहम का समावेशन होगा। अहम का मतलब मित्रों चेतना, इदम अहम परा अहम आपने पढ़ा होगा, लेकिन मित्रों जो अहम होता है वह
दोस्तों चेतना अवस्था में पाया जाता है, इसलिए सृजनात्मकता में अहम का समावेशन होगा, क्योंकि जो सृजनात्मकता होगी वह चेतना अवस्था में ही आएगी, सोए हुए अचेतना अवस्था में नहीं आएगी। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, छठवां पॉइंट है सृजनात्मकता एवं बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सृजनात्मक हो। सृजनात्मकता के लिए दोस्तों बुद्धि का होना आवश्यक है। बुद्धि जो होती है दोस्तों सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तो है, लेकिन दोस्तों क्या यह जरूरी है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए नए कार्य करने का ढंग हो? प्रतिभाशाली बालक है, हर बालक बुद्धिमान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बालक कोई भी नया विचार देगा, नया सिद्धांत देगा। तो मित्रों यहाँ पर वही बताया गया है कि सृजनात्मकता एवं बुद्धि में संबंध धनात्मक होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति ही सृजनात्मक हो। चौथा पॉइंट है सृजनात्मकता बहुदिशीय अपसारी विविध चिंतन से प्रकट होती है। देखिए मित्रों, बहुदिशीय मतलब बहुत से दिशाओं से, अपसारिक मतलब फैलाव, और विविध का मतलब अलग अलग। यानी कि मित्रों जो सृजनात्मकता होती है वह जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता विचारता है, जो सभी तरह से सोचता विचारता है, बहुत दिशाओं में कार्य करता है, अपसारिक चिंतन करता है। अपसारिक चिंतन का मतलब होता है फैलाव या अलग अलग प्रकारों से, अनेक प्रकारों से सोचता है, विविध प्रकार के चिंतन करता है। ऐसे बालकों में आती है क्या सृजनात्मकता, और ऐसे बालक होते हैं क्या सृजनशील बालक। तो मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और मित्रों सृजनात्मकता या सृजनशील बालक का एक और वीडियो आएगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।